मॉर्निंग बच्चों, ये क्लास 12 के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। और आज है ट्यूसडे मॉर्निंग। तुम तक वीडियो पहुंचते पहुंचते शायद आफ्टरनून हो जाती है, कभी इवनिंग भी हो जाता है, वो याद नहीं रहता कभी कभी मुझे। अच्छा, इससे पहले वाले लेक्चर में क्या सिखा रहे थे? इससे पहले वाले लेक्चर में तुमको बताया था इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो, इक्विपोटेंशियल बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, लेकिन ना मतलब क्वेश्चन आते हैं इसमें। इक्विपोटेंशियल सरफेस से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस में याद क्या क्या रखना है? तो सबसे पहला बात याद रखेंगे उसका डेफिनेशन क्या है। इक्विपोटेंशियल जैसे हिंदी वर्ड है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद में पढ़ते थे ना कि डैश हो जिसका, ठीक है, जैसे चाचा, डैश वाले चाचा, नहीं वो संधि विच्छेद नहीं, जो भी है। अब जिस तरह से वैसा होता था वैसे इंग्लिश में इक्विपोटेंशियल मतलब इक्वल पोटेंशियल वाले सरफेस। अब इक्वल पोटेंशियल वाले सरफेस को क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब सेट ऑफ वो सारे पॉइंट्स जिन सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा उसको क्या बोलेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। अच्छा, कुछ चार्ज अरेंजमेंट्स के लिए मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस बना के भी दिखाया था तुमको, ठीक है। इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज है इसकी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रॉपर्टीज में। पहला प्रॉपर्टी ये है कि अगर तुम किसी भी दो पॉइंट के बीच में एक टेस्ट चार्ज को मूव करोगे इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर तुम किसी भी दो टेस्ट चार्ज को मूव करोगे तो टेस्ट चार्ज पे जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। ऐसा क्यों लिखते हैं? क्योंकि वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है q टाइम्स ऑफ डेल्टा v। अब अगर डेल्टा v जीरो है, अगर डेल्टा v जीरो है इसका मतलब जो वर्क डन होगा वो भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि फील्ड लाइंस जो है वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस से परपेंडिकुलर होने चाहिए। जब भी तुम फील्ड लाइंस का पैटर्न ड्रॉ करोगे तो आप हमेशा देखना कि वो जो फील्ड लाइंस के पैटर्न होंगे वो इक्विपोटेंशियल सरफेस से परपेंडिकुलर होने चाहिए, ठीक है। ये तीन बातें आपको इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में याद रखनी है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने डाइपोल इंट्रोड्यूस करा दिया था इससे पहले वाले लेक्चर में। तो डाइपोल देख लेते हैं, डाइपोल क्या होता है। डाइपोल भी एक तरह से बोलो तो कॉलेज के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डाइपोल। तुम देखना कि जब तुम कॉलेज से एग्जाम दोगे ना तो या तो तुमको ये जो अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ाएंगे उसमें क्वेश्चन आ जाएंगे, या तुम जब मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ोगे तो उसमें भी क्वेश्चन आ जाएंगे। मतलब कॉलेज में याद रखना एक ना एक डेरिवेशन डाइपोल में या एक ना एक क्वेश्चन डाइपोल में तो जरूर रहता है। अब डाइपोल को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है भाई? ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जिसमें डाइपोल से क्वेश्चन नहीं आता। तो डाइपोल को इतनी इंपॉर्टेंस इसीलिए दी जाती है क्योंकि हमारे डे टू डे लाइफ में जितने भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स तुमको मिल रहे हैं ना वो एक्चुअल में डाइपोल से ही बने हैं। जैसे तुम कोई भी आयोनिक कंपाउंड उठा के देख लो, कोई भी आयोनिक कंपाउंड अगर आप उठा कर देखोगे तो उस आयोनिक कंपाउंड में क्या होता है? एक पॉजिटिव एंड होता है और एक नेगेटिव एंड होता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव एंड को कुछ सेपरेशन पे रखते हैं जिसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। ऐसा जानते हैं ना। अब डाइपोल का मतलब ही यही होता है, डाइपोल दो पोल, तो दो इक्वल ऑपोजिट चार्जेस जब कुछ सेपरेशन पर रखे जाए इस अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे? डाइपोल। हम क्या बोल रहे हैं? दो इक्वल ऑपोजिट चार्जेस, अगर यहाँ पे डेल्टा प्लस चार्ज है और यहाँ पे डेल्टा माइनस चार्ज है तो इस तरह के अरेंजमेंट को, और इनके बीच में सेपरेशन अगर कोई स्मॉल डी का है तो इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? डाइपोल। अब डाइपोल में कैलकुलेट करना होता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल में अपने को कैलकुलेट करना होता है डाइपोल मोमेंट, जिसको पी लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब डाइपोल मोमेंट के बारे में याद क्या रखेंगे? डाइपोल वो जो अरेंजमेंट है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय कुछ सेपरेशन, उस अरेंजमेंट को डाइपोल बोले। अच्छा, ये ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स में ऐसा होता होगा, कोवेलेंट कंपाउंड्स में भी कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो आयनिक कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। तो तुमने पढ़ा होगा, जैसे HCl के बारे में अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन जो होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी क्लोरीन के पास ज्यादा रहने की होती है। देखो, ज्यादा केमिस्ट्री मेरे को आता नहीं, थोड़ी बहुत जो आती है वो मैंने बता दी। अब सही बताया गलत बताया मेरे को नहीं पता, ऐसा नहीं कि सर आपने गलत बता दिया, मेरे टीचर ने तो बोला है, जो तुम्हारे टीचर ने बताया वही सही होगा भाई। ये तो मेरे को ऐसा लगता है कि हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो जो भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्लोरीन की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाता है, इसलिए क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी आ जाती है। सही है गलत है मेरे को नहीं पता। तो इस तरह के अरेंजमेंट को अपन क्या बोलेंगे? डाइपोल। अब डाइपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट करना है? तो डाइपोल मोमेंट का मतलब होता है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी।
डाइपोल मोमेंट में याद रखना इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करोगे, प्रोडक्ट ऑफ ईदर ऑफ द चार्ज, मतलब दोनों में से किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड उठा लो इनटू सेपरेशन बिटवीन देम। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, डाइपोल का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और डायरेक्शन के लिए क्या याद रखना, डायरेक्शन बाय कन्वेंशन, बाय कन्वेंशन, कन्वेंशन मतलब जो पुराने जमाने से चलता हुआ आ रहा है, ठीक है, हम और आपने ने नहीं बनाया इसे, पुराने जमाने से चल रहा है, अपने को मानना है। बाय कन्वेंशन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल is from negative charge, is from negative charge to positive charge, ठीक है। जैसे इस तरह अगर मैं इस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, डायरेक्शन के अपन यूनिट वेक्टर यूज करते हैं क्या, तो मैं लिख दूंगा p कैप, p कैप का डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव चार्ज से लेकर पॉजिटिव चार्ज तक क्या है, p कैप का डायरेक्शन। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ये P वेक्टर कैन बी रिटन एज डेल्टा इनटू d, इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और यहां पे लिख दो p कैप। अब p कैप क्या है, p कैप इज अ यूनिट वेक्टर फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ अ डाइपोल। बात समझ में आ रहा है क्या? केमिस्ट्री में तुम क्या करते हो ना, केमिस्ट्री में तुम डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव पढ़ते हो शायद। अब केमिस्ट्री वाले जो पढ़ाते हैं वो केमिस्ट्री वाले समझे, पता नहीं वो गलत क्यों पढ़ाते हैं, सही यही है। सही क्या है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज तरफ क्या होगा, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। अब ये बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन हो गया। डाइपोल क्या है, तो एक अरेंजमेंट है डाइपोल, और डाइपोल मोमेंट क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड है q into d, ठीक है, और जिसका डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन अगर मैं बोलूं ना, तो सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन क्या होगा, मैं तुमको चार्जेस का मैग्नीट्यूड बता दूं और इनके बीच का सेपरेशन बता दूं। चार्ज का मैग्नीट्यूड बता दिया, इनके बीच का सेपरेशन बता दिया, बोला कि भाई तुम डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर लो, तो ये तो बहुत ही आसान है ना। अब ऐसे बच्चे वाले क्वेश्चन मैं तुमको नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अब तुम बच्चे नहीं हो, या तुम बच्चे अगर हो भी तो तुम बड़े वाले बच्चे हो। तो बच्चे नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा बेवकूफों वाले क्वेश्चन ऐसे नहीं कराऊंगा, अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा तुमको, क्योंकि तुम समझदार हो, तुम अच्छे बच्चे हो, तुमको अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। अब देखो क्वेश्चन कैसे है, कुछ नहीं करेंगे, बस थोड़ा बहुत ना वेक्टर मिला देंगे। मान लो इस तरह का एक अरेंजमेंट रखा हुआ और बोला गया यहां पर जो चार्ज है वो 2q का है, यहां पर एक -q चार्ज रखा है और यहां पर एक -q चार्ज रखा है, और बोला गया है ये 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है, और एक्सिस भी दे रखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में इन्होंने एक्सिस भी दे रखा है, ये जो लाइन है ये x एक्सिस दे रखा है, और इसके परपेंडिकुलर में कहीं पर ये y एक्सिस दे रखा है, x एक्सिस और y एक्सिस। अब आपसे ये पूछा गया है कि ये जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम का क्या करना है, नेट डाइपोल मोमेंट ढूंढ के बताना है। ये जो सिस्टम है हमारे पास, इस सिस्टम का हमें नेट डाइपोल मोमेंट ढूंढ के बताना है। अब सर हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है, आपने तो बोला था इक्वल और इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस होने चाहिए, यहाँ पे तो इक्वल मैग्नीट्यूड के नहीं दिख रहे, दिख जाएंगे, थोड़ा अगर दिमाग लगाएंगे तो इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस दिख जाएंगे। कैसे दिखेंगे, इस 2q के चार्ज को मैं +q ऐसा लिख सकता हूँ क्या, जो +2q का चार्ज था उसको मैं +q ऐसे अलग अलग लिख सकता हूँ। अगर मैं +q अलग अलग लिख सकता हूँ तो मेरे पास एक डाइपोल ये बन जाएगा इस डायरेक्शन में, और मेरे पास एक डाइपोल इस डायरेक्शन बन जाएगा। अब मेरे पास दो डाइपोल है, दोनों डाइपोल्स के डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, और सिंस डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों को वेक्टरली ऐड कर देंगे, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा क्या, हाँ या ना, देखते हैं करके, सॉल्व करके देखते हैं। अब मान लो मैं बोल रहा हूं कि ये जो है, ये मान लो डाइपोल 1 है और ये क्या है, ये डाइपोल 2 है। अगर मैं डाइपोल 2 के बारे में बात करूं तो डाइपोल 2 का मैग्नीट्यूड, अच्छा ये जो सेपरेशन है वो कितना है, 1, यहां से यहां का सेपरेशन भी a बोला गया है और यहां से यहां का भी सेपरेशन a बोला गया है। अच्छा मैं d2 का मैग्नीट्यूड, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की वाली बात कर रहा हूं, मैं डायरेक्शन वाली नहीं बात कर रहा अभी। अगर मैं बोलूं ये जो डाइपोल मोमेंट d2 है, इसका डाइपोल मोमेंट अगर p2 है, और अगर मुझे इस p2 वेक्टर का
मैग्नीट्यूड चाहिए, ये जो डाइपोल है, ठीक है, इसके डाइपोल मोमेंट का अगर मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए तो देखो ये प्लस क्यू चार्ज और ये माइनस क्यू इक्वल ऑपोजिट चार्जेस कुछ सेपरेशन पे रखे हुए, तो इसका डाइपोल मोमेंट कैसे निकाल सकते हैं? इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना होता तो q टाइम्स ऑफ a कर देते क्या, हाँ या ना? मैग्नीट्यूड तो यही आएगा। अब अगर मैं उसका डायरेक्शन भी लिखना चाहूँ तो ध्यान से देखो, ये अगर x एक्सिस है, अगर ये x एक्सिस है तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज होता है क्या? अगर मैं नेगेटिव से पॉजिटिव जाने की कोशिश करूं, मतलब मैं x एक्सिस के पॉजिटिव के जस्ट ऑपोजिट जा रहा हूं क्या? या मैं ऐसा बोल सकता हूं मैं माइनस x की तरफ जा रहा हूं। माइनस x का मतलब होता है माइनस i कैप। तो ये जो p2 वेक्टर है, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिखता तो मैं ऐसा लिखता क्या, a into q और माइनस i कैप। सर मेरे को नहीं समझ में आया, ऐसे हमने क्या किया, हमने मैग्नीट्यूड अलग से देख लिया। मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन में तो कभी कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। डायरेक्शन के लिए हमेशा क्या करना है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करना है। अब नेगेटिव चार्ज से जब पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करना, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जब मूव करना स्टार्ट करोगे तो ये जो डायरेक्शन बनेगा, ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, x एक्सिस के प्लस x के जस्ट ऑपोजिट जा रहे हैं तो वो माइनस i कैप लिख देंगे क्या? इसमें तो ज्यादा प्रॉब्लम था नहीं। अगर मैं पहले वाले डाइपोल का अगर मैं मोमेंट कैलकुलेट करूं, डाइपोल मोमेंट, तो पहले वाले वेक्टर का डाइपोल क्या हो जाएगा? अब देखो ये q और ये माइनस q, फिर से ये डाइपोल बन गया, प्लस q माइनस q, फिर से अगर ये डाइपोल है तो इसका डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड तो अभी भी क्या हो जाएगा, a टाइम्स ऑफ q। हमें चार्जेस के सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, ऐसा नहीं कि सर आप माइनस क्यों ले रहे हो वहां पे। हमें चार्जेस डाइपोल मोमेंट जब भी मैंने बताया था, जब भी आप कोई वेक्टर क्वांटिटी कैलकुलेट करते हो ना, तो आपको उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड, जब भी अगर वेक्टर क्वांटिटी कैलकुलेट करना, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो चार्जेस को बिना उसके नेचर के साथ रखते हैं, ये मैंने तुमको बताया है, ठीक है। तो ये p1 वेक्टर हो गया। अब p1 वेक्टर का ना मुझे डायरेक्शन लिखना है, ध्यान से देखना, यही मुश्किल है बस। एक बार ये समझ में आ गया, बस क्वेश्चन समझ में आ गया। और एक कलर है मेरे पास, कलर रेड कलर आई चूज। अब ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो डाइपोल का डायरेक्शन ऐसा होगा क्या, जो डाइपोल मोमेंट है उसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। अब ये वेक्टर मुझे लिखना है, मैं किसी भी वेक्टर को पैरेलल में कहीं पे भी खींच के ला सकता हूं क्या? ये मेरे पास जो p2 वेक्टर था ना, इस p2 वेक्टर को मैं खींच के अगर यहां पे ला दूं, अच्छा ये एंगल अगर 60 है तो ये एंगल भी 60 होगा। अब अगर ये एंगल 60 है तो p2 के जब मैं कंपोनेंट्स बनाऊंगा तो एक कंपोनेंट इधर जाएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा ना, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। अच्छा p2 का लेंथ कितना है, p2 का लेंथ है qa, मतलब इसका मैग्नीट्यूड तो q into a है ना। तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिखना चाहता हूं तो मैं कैसे लिखूंगा, जिसके साथ एंगल बनता है वहां पे cos कंपोनेंट और जिसके साथ एंगल नहीं बनता वहां पे sin कंपोनेंट होता है क्या? तो मैं p1 वेक्टर को, ये जो p1 वेक्टर है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, q into a, इस तरफ क्या है cos 60 और डायरेक्शन के माइनस i कैप लिख सकते हैं, cos 60 माइनस i कैप प्लस sin 60 माइनस j कैप। सर मेरे को समझ में नहीं आया सर, ये मेरे पास p2 डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में था ना, इसका एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर बनाया जा सकता है। अब ये x एक्सिस की तरफ कंपोनेंट था तो i कैप लगा दिया, ये y एक्सिस के तरफ कंपोनेंट है तो j कैप लगा दिया। अब माइनस क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये x के नेगेटिव में था, ये y के नेगेटिव में था। अब अगर आप इसको सिंपलीफाई करोगे ना तो देखो p1 वेक्टर क्या आ जाएगा, q into a तो मैग्नीट्यूड है, cos 60 का वैल्यू कितना होता है हाफ, तो ये 1/2 i कैप, माइनस में ऐसा लिख सकते हैं क्या, माइनस i कैप बाय 2। sin 60 कितना है √3/2, तो ये हो जाएगा माइनस में √3 डिवाइडेड बाय 2 j कैप। मेरे पास p1 वेक्टर भी आ गया और मेरे पास p2 वेक्टर भी आ गया। अब नेट डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या होगा, अगर मुझे p नेट कैलकुलेट करना है, p नेट अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो जितने भी वेक्टर्स हैं सबको ऐड कर दो, p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर। जब वेक्टर अपने कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखे होते हैं तो उनका ऐड करना बहुत ही आसान होता है। यहाँ पे वेक्टर क्या लिखा हुआ है, पहले p1 लिख दो, p1 क्या लिखा हुआ है, q into a माइनस ऑफ i कैप बाय 2 माइनस ऑफ √3/2 j कैप। ये मैंने p1 वेक्टर लिख दिया। p2 वेक्टर क्या है, p2 वेक्टर हमारे पास है, p2 वेक्टर इज a into q
माइनस आई कैप। सबको सिंप्लीफाई कर दो, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। q इंटू ए तो कॉमन है भाई, बाहर ही रहने दो q इंटू ए। इधर -1/2, इधर -1, तो ये -3/2 हो जाएगा। क्या -3/2 आई कैप, जे कैप का टर्म यहाँ पर था नहीं, तो ये हो जाएगा √3/2 जे कैप। ये आंसर है। समझ में नहीं आया ना? देखो बहुत ही आसान था भाई, बहुत ही आसान था। पता नहीं आपको समझ में आया ही नहीं आया। हमने क्या किया, अब अगर तुमको इसका मैग्नीट्यूड बोले कि ये जो नेट डाइपोल मोमेंट है उसका मैग्नीट्यूड बताओ, तो वेक्टर अगर आई कैप जे कैप के फॉर्मेट में लिखा हो तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं? इसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर, इसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर रूट ओवर, ऐसे कर देते तो मैग्नीट्यूड मिल जाता है। क्या ध्यान से देखना, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, इस तरह का क्वेश्चन नहीं कराने वाला इसमें। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम डाइपोल क्या होता है ये जानते हैं। डाइपोल मोमेंट का सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में अगर मैं बात करूं कि अगर मेरे पास डाइपोल है और उस डाइपोल का मुझे मोमेंट निकालना है, तो मैं मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करूंगा? प्रोडक्ट ऑफ ईदर ऑफ द चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम। डायरेक्शन के लिए क्या याद रखेंगे? डायरेक्शन के लिए हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ हमें क्या करना है, उसका डायरेक्शन दिखाना है। अच्छा, अब यहां पर मैंने क्या बोला कि मेरे पास इस तरह का क्वेश्चन था, एक डाइपोल मैंने इधर बना दिया, ये डाइपोल 1, और एक डाइपोल मैंने इधर बना दिया, डाइपोल 2। अब डाइपोल 1 और डाइपोल 2 को मैंने क्या किया, सिंस ये डाइपोल मोमेंट्स जो होते हैं वो वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं, तो मैंने उनको आई कैप जे कैप में लिख दिया। अब ऐसा क्यों किया सर? क्योंकि अगर आपको बोला जाए कि सिस्टम का नेट डाइपोल मोमेंट बताओ, तो सिस्टम का नेट डाइपोल मोमेंट का मतलब हो गया कि आप इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट्स को ऐड करोगे। अब सिंस डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आप क्या करने वाले हो, सबको इंडिविजुअली उसके कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिख दो, आई कैप जे कैप के फॉर्मेट में लिख दो और सबको ऐड कर दो। तो मैंने डाइपोल मोमेंट 1 d1, मैंने d1 का वैल्यू कहीं पे लिखा था, इरेज हो गया वो, नहीं लिखा है ना? देखो पहले मैंने p2 डाइपोल मोमेंट 2 का मैग्नीट्यूड, देखो मैग्नीट्यूड तो q into a निकालना बहुत ही आसान है। पहले वाले डाइपोल का डायरेक्शन क्या है, x के नेगेटिव की तरफ था, तो माइनस आई कैप लिख दिया। दूसरे वाले डाइपोल में थोड़ा तुमको दिक्कत लग सकता है, मैग्नीट्यूड तो q into a का है, लेकिन इसका डायरेक्शन इस तरफ है। क्या मैं वेक्टर को खींच के कहीं पे भी ला सकता हूं क्या? अब मैं वेक्टर को खींच के यहाँ पे लेके आ रहा, ऐसा क्यों ला रहा हूं? क्योंकि अगर ये वेक्टर यहाँ पर हो जाए, इसको रिजॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। एक कंपोनेंट इसका इधर खुल जाएगा, एक कंपोनेंट इसका इधर खुल जाएगा। अब इधर जो कंपोनेंट आएगा वो माइनस आई कैप रहेगा, इधर जो कंपोनेंट आएगा वो माइनस जे कैप रहेगा। अब जिधर भी एंगल फॉर्म होता है वहां पे कॉस कंपोनेंट लगाते हैं, और जिधर एंगल फॉर्म नहीं होता वहां पे साइन कंपोनेंट लगाते हैं। इन दोनों को ऐड कर दोगे, ठीक है, मतलब p1 वेक्टर और p2 वेक्टर इंडिविजुअली फाइंड आउट कर दोगे, फिर दोनों को ऐड कर दोगे तो आंसर मिल जाएगा। क्या हाँ या ना? तो ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर है। अब मैंने ये वेक्टर फॉर्मेट में रखा है। अगर इन केस तुमसे पूछा जाए कि नेट डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड बताओ, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना आता है क्या? और सीरियसली अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना नहीं आता तो तुम बहुत ही अच्छे सिचुएशन में हो, ठीक है। हारना और जीतना तुम्हारे जिंदगी में फर्क नहीं पड़ता, तुम अध्यात्म की तरफ बढ़ चुके हो, तुम्हारे लिए छोटी छोटी खुशियां, एक क्वेश्चन का आंसर लाके क्या कर लेंगे, छोटी सी खुशी क्या कर लेंगे तुम यहाँ से, ठीक है। तो तुम अलग लेवल पे चल रहे हो, इसको नोट कर लेते हैं। मैं स्क्रीन पॉज करके एक और क्वेश्चन कराता हूँ। अच्छा, अब मैं कुछ डेरिवेशंस करते हैं, ठीक है। ये जो डेरिवेशंस हैं, अगर तुम मेरे पे रत्ती भर का भी विश्वास करते हो ना, तो थोड़ा सा भी तू सा भी, तो ये जो डेरिवेशंस है ना, तुम याद रख लेना, कॉलेज के एग्जाम्स में पूछेंगे, ठीक है। एग्जैक्टली यही पूछेंगे नहीं बोल सकता, लेकिन या तो इस वाले चैप्टर से या मैग्नेटिज्म में भी वापस ये सब आएंगे, तो वहां पे भी डेरिवेशन आएगा, सेम इस तरह का ही डेरिवेशन। तो किसी ना किसी में से तुमसे डाइपोल में से ये डेरिवेशन रहेगा। अब तुमको कॉलेज के एग्जाम के लिए ये डेरिवेशन याद रखना है, और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। डाइपोल से क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। मैंने पहले ही बताया था डाइपोल इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब वेरी क्या बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंटरेस्टिंग तो पता नहीं, तो तुम पे डिपेंड करता है कि इंटरेस्टिंग है या नहीं। मैं कैसे बोल सकता हूँ कि इंटरेस्टिंग, या शायद इंटरेस्टिंग हो, मैं नहीं बना पाता हूँ इंटरेस्टिंग शायद। अब यहाँ पे क्या है ना, एक डाइपोल है हमारे पास, ये माइनस क्यू और ये कैपिटल क्यू, और मैंने डाइपोल के बीच का सेपरेशन कितना रखा है, कोई 2 टाइम्स ऑफ ए रखा है। अब ये 2 टाइम्स ऑफ ए क्यों रखा है वो भी थोड़े टाइम को समझ में आ जाएगा। और अपने को क्या करना है, डाइपोल के सेंटर से x दूरी पर एक पॉइंट है P, और ये जो पॉइंट P है ना, वो डाइपोल के एक्सिस में है। ये डाइपोल है, अगर मैं ये डाइपोल के एक्सिस के अलॉन्ग है क्या, इसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन, एक्सिस में कहीं पर भी। अब
एक्सियल पोजीशन पॉइंट P पर हमें क्या करना है, फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है बिकॉज ऑफ दिस डाइपोल अरेंजमेंट। ये जो डाइपोल है हमारे पास, इस डाइपोल के कारण P पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट करना है। अब एग्जाम में पूछते भी है ये, अब इतना कोई मुश्किल नहीं है। क्यों नहीं मुश्किल है, मैं इसके कारण यहाँ पर फील्ड कैलकुलेट कर सकता हूँ, मैं -q के कारण यहाँ पे फील्ड कैलकुलेट कर सकता हूँ, इसके कारण और उसके कारण जब मैं फील्ड कैलकुलेट, जब इसके कारण फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो उसको भूल जाएंगे, उसके कारण जब पॉइंट P पे फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो +q को भूल जाएंगे। ऐसा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में वैसे तो सॉल्व किया था ना, कि अगर डिफरेंट चार्ज अरेंजमेंट्स होंगे और तुमको क्या करना है, सिस्टम का नेट फील्ड लिखना है, तो तुम ये कर सकते हो। अब अगर मुझसे पूछा जाए कि फाइंड नेट फील्ड एट पॉइंट P, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, E नेट एट पॉइंट P, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P जो होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P बिकॉज ऑफ +q चार्ज, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P बिकॉज ऑफ -q चार्ज। वेक्टर एडिशन करना होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐड कर रहे हैं तो वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर फाइंड करेंगे +q चार्ज के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे फाइंड करेंगे -q चार्ज के कारण, दोनों को वेक्टरली ऐड कर देंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिल जाएगा। अब ध्यान से देखते हैं, अगर मैं पॉइंट P पर +q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहता हूं तो मुझे ये सेपरेशन की जरूरत होगी क्या, यहां से यहां की सेपरेशन। अब अगर यहां से यहां की दूरी x है, P से इसके सेंटर की दूरी अगर x है और यहां से यहां अगर 2 टाइम्स ऑफ a है, मतलब ये जो दूरी है वो a हो गई क्या, अगर ये a और ये पूरा x, तो बची हुई जो दूरी होगी वो x a हो जानी चाहिए। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P बिकॉज ऑफ +q चार्ज, अगर मैं पॉइंट P पर ये लिखूं तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड की टेंडेंसी क्या होती है, दूर जाने की होती है। तो यहां पे लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P बिकॉज ऑफ +q चार्ज, इसका डायरेक्शन इस तरफ है ना, और इसका मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे, तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड क्या होता है, kq अपॉन सेपरेशन का स्क्वायर। सेपरेशन कितना है, सेपरेशन x a का सेपरेशन है, x a का होल स्क्वायर। सर मेरे को नहीं समझ में आया ये। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मुझे वेक्टर एडिशन करना है, तो अब देखो नॉर्मल है, वेक्टर एडिशन बहुत ही आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा, क्योंकि +q के कारण फील्ड इस तरफ होगा और -q के कारण फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा। मतलब एक अगर प्लस मान लूं तो दूसरा नेगेटिव मानने से काम चल जाएगा ना। अगर एक ही लाइन के अलॉन्ग सारे वेक्टर्स होते हैं तो प्लस माइनस से काम चल जाता है। जैसे मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी जब पढ़ते थे तो कोई आई कैप जे कैप लिखते थे क्या वहां पे, नहीं, क्यों नहीं लिखते थे, क्योंकि ऊपर जाने को प्लस मान लेते थे, नीचे जाने को माइनस मान लेते थे। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी करेंगे, इधर के डायरेक्शन को प्लस मान लेंगे, इधर के डायरेक्शन को माइनस मान लेंगे, तो दोनों का वेक्टर एडिशन हो जाएगा। पहला टर्म मैंने क्या लिख दिया, kq अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर। अब p पॉइंट पर फील्ड लिखना है -q चार्ज के कारण, तो p पॉइंट पर अगर आप फील्ड लिखोगे -q चार्ज के कारण तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p बिकॉज़ ऑफ -q, इसका डायरेक्शन इस तरफ है। और अगर p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे -q चार्ज के कारण, तो ये माइनस क्यों आ रहा है, डायरेक्शन के कारण ये माइनस आ रहा है। यहाँ पे प्लस था, दो वेक्टर का एडिशन करना था, लेकिन एक, अब ध्यान से देखोगे एक वेक्टर उधर है एक वेक्टर इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री बनता है ना। अगर दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री है तो रिजल्टेंट a माइनस b हो जाता था, अगर तुमको वेक्टर याद हो पहले तो यहाँ पे प्लस को माइनस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन अलग अलग है। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड हो जाएगा k into q। फिर से जब मैं मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो मैं माइनस क्यों नहीं लिखने वाला यहाँ पर, क्यों, क्योंकि जब भी एक वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो चार्जेस को बिना उसके नेचर के साथ पुट करते हैं, डिवाइडेड बाय यहां से यहां की दूरी x और यहां से यहां a, तो ये x प्लस a का होल स्क्वायर होगा क्या, x प्लस a का होल स्क्वायर। अब आप सोच के बताना, ये इस पूरे टर्म का मैग्नीट्यूड ज्यादा है या इस पूरे टर्म का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, मैग्नीट्यूड वाइज कौन सा ज्यादा स्ट्रांग है, ये वाला फील्ड ज्यादा स्ट्रांग है या ये वाला फील्ड ज्यादा स्ट्रांग है। तो हम ये जानते हैं ना कि चार्ज के जितने पास रहेंगे उतना ज्यादा स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उतना ज्यादा स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। तो q से ये ज्यादा पास है अगर, इसका मतलब इसके कारण जो फील्ड बनेगा पॉइंट P पर वो ज्यादा स्ट्रांग होगा -q के कंपैरिजन में। तो अगर ये वाले फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है तो जो नेट फील्ड होगा, नेट फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा क्या,
ई नेट एट पॉइंट पी। सर मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है सर। पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ, नेगेटिव चार्ज के कारण फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ। अगर मैं नेट फील्ड के बारे में बात करूं तो जिसका फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा वही डोमिनेट करेगा। तो कौन डोमिनेट करने वाला है यहाँ पर? जो प्लस क्यू का कारण जो फील्ड है वो डोमिनेट करेगा। तो नेट फील्ड का डायरेक्शन जो है वो इस तरफ आ गया है, हाँ या ना? इसका मैग्नीट्यूड पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ई नेट एट पॉइंट पी, दोनों जगह से मैं के की कॉमन बाहर निकाल सकता हूं। अच्छा हमेशा याद रखना फॉर्मूलाज को के टर्म्स में याद रखना ज्यादा आसान होता है। यहां पर हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस a का होल स्क्वायर और ये स्क्वायर ब्रैकेट में। अब e नेट अगर मैं लिखूं पॉइंट p पर, k क्यू बाहर बैठा है, एलसीएम लेके जब ऊपर भेजोगे तो ये हो जाएगा x प्लस a का होल स्क्वायर माइनस x माइनस a का होल स्क्वायर और इसका एलसीएम क्या होगा? देखो अगर x माइनस a, मान लो ये स्क्वायर स्क्वायर नहीं होता, सिर्फ x माइनस a और x प्लस a होता अगर, तो x माइनस a इंटू x प्लस a, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होता है। अब इस स्क्वायर के कारण एक और स्क्वायर हो जाएगा क्या? तो इनका एलसीएम देखो ऐसा लिख रहा हूं, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर। आई होप ये एलसीएम लेना तुमको समझ में आएगा। एलसीएम कैसे लिया मैंने? ऐसे सिर्फ x माइनस a और x प्लस a होता है तो क्या होता है? x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होता, लेकिन इसमें भी स्क्वायर है इसमें भी स्क्वायर है तो उसको एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको सिंपलीफाई करना है। जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो e नेट एट पॉइंट p, k क्यू को मैं बाहर रहने देता हूं, k क्यू को मैंने बाहर रहने दिया और इस वाले टर्म को भी अगर मैं बाहर निकाल दूं तो ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट के अंदर का टर्म देखो x प्लस a का होल स्क्वायर है और इसे माइनस करना है x माइनस a का होल स्क्वायर। इसका एक्सपेंशन क्या है? x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ x इनटू a। इसका एक्सपेंशन है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ x इनटू a। अब जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब इसका x स्क्वायर और इसका माइनस x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह इसका a स्क्वायर और इसका माइनस a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो x स्क्वायर और a स्क्वायर का टर्म अगर गायब हो गए तो इसका 2ax का टर्म बचेगा और इसका भी 2ax का टर्म बचेगा। अब ये मैं सॉल्व नहीं करने वाला मैं, ये तुम अगर तुमको डाउट हो रहा है तो तुम खुद से सॉल्व करना है, छोटे छोटे कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा यहाँ पे। तो जब मैं इस पूरे को सिंपलीफाई कर दूंगा तो वो कितना आ जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ x इनटू a, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला याद नहीं रखना। फॉर्मूला कौन सा याद रखना है? ये मैंने नेट फील्ड फाइंड आउट कर लिया, नेट फील्ड ऐसा आ गया है, लेकिन हम कुछ फॉर्मूला दूसरा बनाएंगे, थोड़ा चेंज करेंगे फॉर्मूला में। कैसे चेंज करेंगे वो देखो। ई नेट पॉइंट p पे लिखना है q इंटू 2 टाइम्स ऑफ a, ये p है क्या? q इंटू सेपरेशन, ये p हो जाएगा ना। q है 2 और a भी है तो इसको मैं p बना सकता हूं ना। अगर मैं एक 2 यूज कर रहा हूं तो बचा हुआ 2 को मैं ऐसे लिख दूंगा 2a q2a अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर। ऐसा कुछ मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा क्या? हाँ या ना? देखो अब डेरिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, डेरिवेशन ही तुमको याद रखना है कॉलेज के एग्जाम के लिए। अपने को ये फॉर्मूला याद रखना है कॉलेज के एग्जाम के लिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो कुछ अलग फॉर्मूला है। अब अलग फॉर्मूला क्या है वो देखो। आई होप ये डेरिवेशन इतना कोई मुश्किल नहीं होगा क्योंकि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तुमको पहले भी आता था और कुछ नया तो नहीं कर रहा ना। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का ये क्वेश्चन ही है, समझो। नेट फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं पॉइंट p पर, इसका मतलब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का एक नया क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और कुछ तो है नहीं। अब यहां पर क्या है, मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसा आ गया है, मैग्नीट्यूड ऐसे लिखिए ई नेट एट पॉइंट p का मैग्नीट्यूड कितना आ गया? 2kpx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर। अब इन जनरल क्या होता है, मतलब 90% टाइम क्या होता है इन जनरल, x का जो वैल्यू है, ये जो यहां से यहां का जो मैंने दूरी दिया ना x का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है डाइपोल के लेंथ के सामने। जैसे जो कंपाउंड है NaCl, उसमें बॉन्ड लेंथ कितना होता है? बहुत छोटा होता है क्या बॉन्ड लेंथ?
तो बॉन्ड लेंथ अगर बहुत छोटा होता है तो हम क्या बोलेंगे कि ए के कंपैरिजन में x का वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा है। अगर a के कंपैरिजन में x का वैल्यू बहुत ज्यादा है तो x² माइनस a², ये x² के सामने ये a² कुछ भी नहीं है ना, एकदम बेकार है ना, तो कुछ है ही नहीं है a² x² के सामने। x² कहां, a² कहां, तो x² माइनस a² का जब मैं होल स्क्वायर करूंगा तो मैं इसको ऐसा, ये कंडीशन पुट करने के बाद E net at point P जो है वो क्या हो जाएगा 2kpx डिवाइडेड बाय a स्क्वायर को तो नेगलेक्ट कर दिया तो ये x टू द पावर 4 बन जाएगा। इसको अगर और अच्छा लिखना चाहते हैं, तो और अच्छा क्या लिख सकते हैं, E net at point P ये हो जाएगा 2kp अपॉन x क्यूब। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब सिंस ये फॉर्मूला 90% यूज करने वाले हैं तो ये भी आप याद रखना, ये डिराइव करने का अगर ऐसा कुछ मुश्किल हुआ तो इन जनरल में आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। लेकिन ये सिर्फ मैग्नीट्यूड पार्ट है, इसका डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है भाई साहब। अब डायरेक्शन देखो कैसे लिखते हैं, ये अधूरा है अभी, इसको पूरा करेंगे। पूरा कैसे करेंगे, डायरेक्शन बता के। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो P पॉइंट पर किसका फील्ड डोमिनेटिंग था, P पॉइंट पर +2 चार्ज का जो फील्ड है वो डोमिनेटिंग था, मतलब E नेट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है क्या। अब ये जो E नेट का डायरेक्शन है वो डाइपोल के डायरेक्शन के अलावा है क्या, जिस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट है उसी डायरेक्शन में E नेट का भी डायरेक्शन बन रहा है। तो जब मैं इसको वेक्टर में लिखता हूं ना तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा, E नेट एट पॉइंट P वेक्टर में अगर लिखना है तो क्या लिख दोगे 2kp अपॉन x क्यूब इसका मैग्नीट्यूड है और यहां पर लगा देना p कैप। ये p कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर अलोंग डाइपोल मोमेंट। अब p इनटू p कैप मैग्नीट्यूड इनटू इट्स डायरेक्शन वो वेक्टर बन जाता है क्या। तो आप E नेट को ये भी याद रख सकते हो, E नेट वेक्टर जो है वो हो जाएगा 2kp वेक्टर अपॉन x क्यूब। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है 2kp वेक्टर अपॉन x क्यूब। कॉलेज के एग्जाम में आपको वो फॉर्मूला डिराइव करना है 2kpx अपॉन रूट ओवर ऑफ 2kpx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। आई होप ये समझ में आया। देखो ये डेरिवेशन ना, मतलब मेरे को तो मन था कि डेरिवेशन बोलो खुद से देख लो भाई, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया, डेरिवेशन मैंने बता दिया। लेकिन ये डेरिवेशन जो है वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का एक सिंपल सा क्वेश्चन है। +q चार्ज के कारण नेट फील्ड कैलकुलेट कर लिया, -q चार्ज के कारण नेट फील्ड कैलकुलेट कर लिया, फिर देखा कि किसका फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा, जिसका भी फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा उसके कारण क्या कर दिया, नेट फील्ड का डायरेक्शन बता दिया। अब जो नेट फील्ड का डायरेक्शन आ रहा था वो सेम आ रहा था, जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है वही नेट फील्ड का भी डायरेक्शन आ रहा था। तो यहां से सिंपलीफाई करके क्या कर दिया, नेट फील्ड का वैल्यू लिख दिया। अब याद क्या रखना है, जब भी एक्सियल पोजीशन ऑफ अ डाइपोल पर फील्ड कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या याद रखेंगे 2kp अपॉन r क्यूब, 2kp अपॉन x क्यूब, ठीक है। 2kp अपॉन x क्यूब ये मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन पे आप क्या लिख दोगे, अगर आपको वेक्टर के साथ याद रखना है 2kp वेक्टर अपॉन x क्यूब। बात समझ में आया क्या। ये हो गया पहला डेरिवेशन। अभी दो डेरिवेशन और देखेंगे, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे स्क्रीन पॉज करके। नेक्स्ट अब इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमें क्या करना है, फील्ड कैलकुलेट करना है। इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक डाइपोल था -q +q जिनके बीच का गैप कितना है 2a का है। इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में एक पॉइंट है पॉइंट P, जहां पर मुझे क्या करना है, नेट फील्ड कैलकुलेट करना है। पॉइंट P पर नेट फील्ड कैलकुलेट करना है। इस तरह के पोजीशन को क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन। इससे पहले वाला जो पोजीशन था उसको क्या बोलते थे, एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन मतलब यहाँ पर कहीं पर अगर तुम फील्ड कैलकुलेट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, एक्सियल पोजीशन। एक्सिस के अलोंग यहाँ पर अगर कैलकुलेट करोगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ पर कहीं भी कैलकुलेट करोगे वो हो जाएगा इक्वेटोरियल पोजीशन। अच्छा, इससे पहले वाले डायग्राम में हमने क्या देखा था, जब यहाँ कहीं पर मैंने फील्ड कैलकुलेट किया था, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आया था क्या। अच्छा, अगर मैं यहाँ कहीं पे कैलकुलेट करूँ तो इस वाले पॉइंट पर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करोगे तो अब ये -q के पास में है ना। अगर -q के पास में है इसका मतलब इसके कारण जो फील्ड होगा वो डोमिनेटिंग होगा, तो इसके कारण तो फील्ड अभी भी इस तरफ है ना।
अभी भी डाइपोल के डायरेक्शन में है क्या? मतलब तुम एक्सिस में यहाँ पे रहो, यहाँ पे रहो, यहाँ पे रहो, कहीं पे भी रहोगे ना एक्सिस में, हमेशा डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो क्या है? p वेक्टर के अलोंग ही रहने वाला है, या p कैप के अलोंग रहने वाला है। तो याद रखना ये बात। अब इक्वेटोरियल पोजीशन पे हम क्या करते हैं? डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करके देखते हैं। ये x है, अगर ये a है, तो यहां से यहां की दूरी रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? लिखा जा सकता है। अब अगर आप देखोगे तो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया था ना, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में ऐसा क्वेश्चन हमने किया है। अगर मैं बात करूं कि मुझे पॉइंट P पर नेट फील्ड कैलकुलेट करना है, तो जहां पर भी नेट फील्ड कैलकुलेट करना होता है वहां पे +1 कूलम का चार्ज लाके रख दो। +1 कूलम का चार्ज अगर आप लाके रखोगे तो इस +q के कारण इसको फोर्स क्या मिलेगा? रिपल्शन का फोर्स मिलेगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P बिकॉज ऑफ +q चार्ज का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P बिकॉज ऑफ +q का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P बिकॉज ऑफ -q पे जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा? इस डायरेक्शन में हो जाएगा, -q के कारण इस डायरेक्शन में और +q के कारण इस डायरेक्शन में, और दोनों ना मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहने वाले हैं। क्यों सर मैग्नीट्यूड वाइज सेम क्यों रहने वाले हैं? अगर आप ध्यान से देखोगे कि जितने सेपरेशन पे यहां से यहां पे रखा हुआ है चार्ज, उतने ही सेपरेशन पे यहां पे रखा हुआ है क्या? और जितने मैग्नीट्यूड का ये चार्ज है उतने ही मैग्नीट्यूड का ये चार्ज है। मतलब जितना मैग्नीट्यूड का फील्ड इस नेगेटिव चार्ज के कारण बनेगा, उतना ही मैग्नीट्यूड का फील्ड पॉजिटिव चार्ज के कारण भी बनेगा। बस डिफरेंस क्या होने वाला है? दोनों के डायरेक्शन। अब अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होने वाला है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ये इक्वल है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P बिकॉज ऑफ -q चार्ज के मैग्नीट्यूड के। और दोनों का अगर मैं इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करूं, तो दोनों का मैग्नीट्यूड अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? k अपॉन सेपरेशन का स्क्वायर। यहां से यहां का सेपरेशन कितना है? √x² + a²। इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो रूट वाला टर्म चला जाएगा, तो ये x² + a² हो गया क्या? सर मेरे को नहीं समझ में आया सर। मैंने क्या बोला? जितना सेपरेशन यहां पर है उतना ही सेपरेशन यहां पर भी है। अगर यहां से यहां का सेपरेशन और यहां से यहां का सेपरेशन सेम है, इसका मतलब दोनों मैग्नीट्यूड वाइज भी सेम हो गए। तो दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम हो गया। कैलकुलेट कैसे करते थे? k/r² से कैलकुलेट करते थे। तो k लिख दिया, q लिख दिया, और r² का मतलब हो जाएगा √x² + a² का होल स्क्वायर। लिख दिया मैंने। बात समझ में आ गया? अब आगे देखो, मुझे तो पॉइंट P पर नेट फील्ड कैलकुलेट करना है। अब पॉइंट P पर मैंने क्या देखा कि एक फील्ड इस डायरेक्शन में है और एक फील्ड इस डायरेक्शन में। अब नेट फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आपके पास बहुत सारे तरीके, आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उसको यूज कर सकते हो। मैं रिजॉल्व करके सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि जब भी वेक्टर कुछ एंगल पे इंक्लाइन होते हैं, बेस्ट तरीका सॉल्व करने का मुझे लगता है कि रिजॉल्व करके उनको ऐड कर दो या सॉल्व कर दो। देख लेते हैं। ये मान लो x एक्सिस, ये मान लो y एक्सिस। अभी जितना एंगल ये होगा, ये कौन सा एंगल सर? ये कौन है? ये कौन? ये जितना एंगल ये है थीटा, उतना ही ये एंगल भी होगा क्या? z बन रहा है, अल्टरनेट पेयर्स बोलते हैं इसको। अब इसका और इसका मैग्नीट्यूड अगर एक जैसा है, इसका और इसका मैग्नीट्यूड अगर एक जैसा है, तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये भी होना चाहिए क्या? या आप यहां से पूछ सकते हो, ये एंगल और ये एंगल तो सेम होना चाहिए ना? ये थीटा तो ये भी थीटा। अब ये वर्टिकली ऑपोजिट में ये भी थीटा हो जाएगा क्या? बिल्कुल सर, लिखा जा सकता है। अब दोनों फील्ड्स को ना रिजॉल्व करते हैं। क्यों ऑन बजाते हैं यार यहाँ पे? किसको देखते हो? किसके लिए ऑन बजाते हैं? अरे हाँ, ये थीटा, ये थीटा। अब जब मैं इसको रिजॉल्व करना स्टार्ट करूंगा, इसका एक कंपोनेंट ऊपर चला जाएगा ऐसे। पता नहीं ये डायग्राम तुमको दिख रहा है कि नहीं, लेकिन डायग्राम तुमको समझ में आ, जब मैं बोल रहा हूँ बोलने से तुमको समझ में आ जाएगा। इसका एक कंपोनेंट ऊपर चला जाएगा और इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा इस डायरेक्शन। अब जिसके साथ एंगल बनता है वहां पे आता है कॉस कंपोनेंट।
तो अगर मैं बोल दूं कि ये EP प्लस क्यू और EP माइनस क्यू दोनों का मैग्नीट्यूड को मैं मान लेता हूं E लेट, दोनों के मैग्नीट्यूड को मैं मान लेता हूं E लेट, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो अगर ये E है तो यहां पर कंपोनेंट आ जाएगा E cos थीटा और यहां पर कंपोनेंट आ जाएगा E sin थीटा। लिख सकते हैं ना ऐसा। उसी तरह अगर मैं नीचे वाले डाइपोल को रिजॉल्व करूं, ये नीचे वाले डाइपोल को अगर रिजॉल्व किया जाए तो जिसके साथ एंगल बनेगा वहां cos कंपोनेंट, मतलब इधर आ जाएगा cos कंपोनेंट, तो E cos थीटा, और जिधर से एंगल नहीं बना वहां पे sin कंपोनेंट आ जाएगा, तो E sin थीटा। तुम डायग्राम एक एक करके, जैसे एक अभी डायग्राम हमें देखोगे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, मैंने किस तरह से बनाते जा रहे हैं उस हिसाब से अगर डायग्राम देखोगे तो शायद आपको समझ में आ जाए। अब ध्यान से अगर देखोगे ना तो E sin थीटा ऊपर भी और E sin थीटा नीचे भी है, तो E sin थीटा ऊपर और E sin थीटा नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर E sin थीटा ऊपर और E sin थीटा नीचे कैंसिल आउट हो गया तो नेट फील्ड क्या बच रहा है? E cos थीटा ब्लू वाला, E cos थीटा ग्रीन वाला। इसका मतलब नेट फील्ड अगर मैं पॉइंट P पर लिखूं, नेट फील्ड अगर मैं पॉइंट P पर डायरेक्शन नहीं लिख रहे, मैग्नीट्यूड लिख रहे से, नेट फील्ड एट पॉइंट P पर अगर मैं लिखूंगा तो 2 टाइम्स ऑफ E cos थीटा हो जाएगा क्या? बिल्कुल सर जी। अब E पॉइंट नेट फील्ड एट पॉइंट P जो है 2, E का वैल्यू क्या है? E के प्लेस में रख दो KQ अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos थीटा। ये ट्रायंगल को देख के cos थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं क्या? कैसे लिखेंगे? cos थीटा क्या होता है? बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। इसका बेस हो गया a और इसके हाइपोटेनस का वैल्यू हो गया √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। बेस के प्लेस में हमने लिख दिया a और इसके प्लेस में लिख दो √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ऐसा कुछ लिखा जा सकता है। अब जब इसको ध्यान से देखोगे ना तो मेरे पास ये कुछ ऐसा आ गया, देखो 2 है, q है, a है, 2qa, ये p है क्या? ये डाइपोल मोमेंट है क्या? तो मेरे पास नेट फील्ड का जो मैग्नीट्यूड बन रहा है पॉइंट A पर, पॉइंट P पर, वो क्या बन रहा है? KP अपॉन पावर 1 पावर हाफ, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 3/2, ऐसा लिखा जा सकता है क्या? हाँ या ना? अब ये फॉर्मूला याद नहीं करना। फॉर्मूला कौन सा याद करना है? फॉर्मूला याद करना है असम्पशन के बाद। फिर से असम्पशन क्या बोलेंगे कि अगर x के सामने a बहुत ही छोटा है, अगर x के सामने a बहुत ही छोटा है तो a स्क्वायर को नेगलेक्ट किया जा सकता है। अब जैसे ही a स्क्वायर को नेगलेक्ट करोगे तो तुम्हारा जो फॉर्मूला है वो बहुत ही अच्छा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अभी शायद थोड़ा डरावना दिख रहा हो, लेकिन जैसे ही तुमने क्या किया, a स्क्वायर को नेगलेक्ट करोगे तो तुम्हारा फॉर्मूला अच्छा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है तुमको फॉर्मूला से प्यार भी हो जाए, इतना शानदार फॉर्मूला सर हमने आज तक नहीं देखा था। तो यहां पर क्या लिखेंगे? EP नेट हो जाएगा KP x स्क्वायर, a स्क्वायर गायब कर दो तो ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो EP नेट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? KP अपॉन x क्यूब आ रहा है क्या? वापस से पहले वाला कितना था? 2KP अपॉन x क्यूब, अभी कितना आ रहा है? KP अपॉन x क्यूब। अब यहां पर डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो डायरेक्शन, ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट तो कैंसिल हो गया, डायरेक्शन इस तरफ है क्या? ये जो डायरेक्शन है वो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के जस्ट ऑपोजिट है क्या? डाइपोल मोमेंट -q से +q, ये जस्ट ऑपोजिट। तो यहां पे क्या लिख देंगे? EP नेट इक्वल टू KP x क्यूब और इसका डायरेक्शन लिख देंगे माइनस में p कैप। मतलब अगर मुझे वेक्टर में लिखना है EP नेट को, अगर मुझे वेक्टर में लिखना है तो मैं लिखूंगा KP वेक्टर माइनस में अपॉन x क्यूब। हाँ या ना? समझ में आया या नहीं? अब याद क्या क्या रखना है? अगर मैं बोल रहा हूं कि इक्विटोरियल कोएफिशिएंट आप कैलकुलेट करो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्विटोरियल कोएफिशिएंट पे फॉर्मूला है KP वेक्टर अपॉन x क्यूब। ये इक्विटोरियल कोएफिशिएंट पे याद रखना है फॉर्मूला न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। और अगर आप एक्सियल कोएफिशिएंट पे कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको याद रखना है 2KP वेक्टर अपॉन x क्यूब। दोनों फॉर्मूला याद रखेंगे, बहुत ही काम के फॉर्मूले हैं। फिर से अगर आपको समझ में आया हो, देखो अगर मैं बोलूं तो डेरिवेशन करने का मतलब नहीं था। क्यों डेरिवेशन करने का मतलब नहीं है? सर ऐसे क्वेश्चन आपने सुपर पोजिशन प्रिंसिपल में करवा दिया हमको,
तो अगर मैंने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये सब करवा दिया है तो अभी तो कोई सेंस नहीं बनता। और अगर शायद तुमको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, मतलब इससे पहले के लेक्चर्स तुमने अच्छे से नहीं देखे थे, ठीक है। आज मैं सोच के आया था कि आज मैं गाली वाली नहीं दूंगा, अच्छा शर्ट पहना है मैंने, मैं किसी को गाली वाली नहीं देना चाहता, सॉरी। ऐसा क्वेश्चन मैंने तुमको पहले बताया है, ठीक है। फिर से स्क्रीन पॉज करेंगे और नोट करेंगे। एक और छोटा सा डेरिवेशन है, ठीक है, वही बताता हूं। देखो नेक्स्ट डेरिवेशन जो है, अब ये जो डेरिवेशन है ना कॉलेज के एग्जाम के नहीं, कॉलेज के एग्जाम के पहले जो डेरिवेशंस थे वही थे। तो अभी जो डेरिवेशन कराऊंगा, डेरिवेशन कोई काम का नहीं है, किसी बैच के लिए डेरिवेशन कोई काम का नहीं है, उनको बस फाइनल रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। अब क्या बोला हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है एक डाइपोल के कारण। क्वेश्चन में ऐसा समझ लो कि हमारे पास क्वेश्चन में ऐसा है कि एक डाइपोल गिवन है ऐसा, जिसका डाइपोल मोमेंट उन्होंने बताया कि उसको p वेक्टर का है, ठीक है। एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट उन्होंने बता दिया p वेक्टर, मतलब इस तरह डायरेक्टेड है, p वेक्टर डाइपोल मोमेंट दे दिया है। और ये बोला गया है इस डाइपोल मोमेंट से, अब जिसका डाइपोल लेंथ क्या है, बहुत छोटा है, मतलब ये जो डाइपोल मोमेंट होगा इस x के सामने, इस x के सामने इस डाइपोल का लेंथ बहुत छोटा है, इससे कोई तो थीटा एंगल पर एक पॉइंट है, जनरल पॉइंट P, जहां पर क्या करना है, नेट फील्ड कैलकुलेट करना है। तो वही मैंने लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पोजीशन बिकॉज ऑफ अ डाइपोल। एक डाइपोल के कारण किसी भी जनरल पोजीशन पर आपको क्या करना है, फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है। इसको जनरल पोजीशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये यहां से एक ऐसा फॉर्मूला डिराइव करेंगे जो क्या हो जाएगा, अगर तुमको वो फॉर्मूला याद रह गया ना तो तुम इक्विटोरियल का अलग से फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, तुमको एक्सियल का अलग से फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। मतलब ये क्या हो गया, सबका एक जनरलाइजेशन करने वाला है। अब ये फॉर्मूला हमारे कॉम्पिटिटिव दुनिया में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कैसे डिराइव करेंगे, तो डिराइव करने के लिए भी क्या है, एक अच्छा सा ट्रिक है। डेरिवेशन तुमको नहीं याद रखना है, लेकिन फिर भी तुम जो जेई वाले बच्चे हैं ना वो डेरिवेशन देख सकते हैं, उनसे उनको क्वेश्चन सॉल्व करने का हेल्प मिलता है। ऐसे क्वेश्चन डाइपोल वाले क्वेश्चन मिलते हैं उनको एग्जाम में, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगा। देखते हैं कैसे। क्या करते हैं ना, ये डाइपोल जो है जिसका डाइपोल मोमेंट p वेक्टर का बोला गया है, उसके कारण p पॉइंट पर अपने को फील्ड कैलकुलेट करना है। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है क्या, बिल्कुल, डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो डाइपोल मोमेंट को रिजॉल्व किया जा सकता है ना। अगर एक वेक्टर क्वांटिटी होता है तो वेक्टर क्वांटिटी उसको कंपोनेंट्स के फॉर्म में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो डाइपोल है ना इसको रिजॉल्व करते हैं कैसे, एक कंपोनेंट ले लो x के अलोंग, एक कंपोनेंट आप बना देना डाइपोल का x के अलोंग, और एक कंपोनेंट आप बना देना डाइपोल का x के परपेंडिकुलर। बात समझ में आ रहा है क्या? ये जो डाइपोल था P, हमने क्या कर दिया, उसका एक कंपोनेंट बना दिया है x के अलोंग और उसका दूसरा कंपोनेंट हमने बना दिया x के परपेंडिकुलर। अब x के अलोंग इसके साथ एंगल थीटा बन रहा था क्या, मतलब ये जो कंपोनेंट है वो p cos थीटा का है क्या, x के अलोंग जो कंपोनेंट है वो p cos थीटा है, और x के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वो क्या है, p sin थीटा है। बात समझ में आ रहा है? अब मैंने क्या किया है, एक डाइपोल को तोड़ के दो नए डाइपोल बना दिए। सर आपको क्वेश्चन को और कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, एक डाइपोल का पहले निकालना था, आपने तोड़ के अब दो नए डाइपोल बना दिए, एक का नहीं निकल रहा था, आप बोल रहे हो दो का निकाल दो। तो तोड़ देने से बहुत ही आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा बोलिए, p cos थीटा जो डाइपोल है, p cos थीटा जो डाइपोल है उसके लिए पॉइंट p पर जो फील्ड होगा वो पॉइंट p, मतलब p cos थीटा के लिए पॉइंट p क्या है, एक्सियल पोजीशन है क्या। ध्यान से देखो तो ये p cos, इसको भूल जाओ, p sin थीटा को भूल जाओ। p cos थीटा के लिए जो पॉइंट p है वो एक्सियल पोजीशन है ना। अच्छा डेरिवेशन जेई वाले बच्चे देख सकते हैं, मेडिकल वालों को डेरिवेशन नहीं देखना, उनको बस फाइनल रिजल्ट एंड रिजल्ट देख लेना है। तो थोड़ा पास करके सिर्फ एंड रिजल्ट देखेंगे, ध्यान से रखेंगे एंड रिजल्ट क्या है। तो ये p cos थीटा के कारण अगर मैं पॉइंट p पर फील्ड कैलकुलेट करूं तो p cos थीटा के कारण जो फील्ड होगा, p cos थीटा के लिए कौन सा पोजीशन है, ये पोजीशन है एक्सियल पोजीशन। और एक्सियल पोजीशन के लिए हम क्या जानते हैं, जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है वही फील्ड का डायरेक्शन होता है क्या। तो यहां पर p cos थीटा की अगर मैं फील्ड का वैल्यू लिखूं तो वो इस तरफ हो जाएगा क्या, जो डाइपोल का डायरेक्शन वही फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा।
और वैल्यू कैसे लिखते थे, ये डाइपोल जो है मैंने बताया ना इसका लेंथ x के सामने बहुत छोटा है, तो एक्सियल पोजीशन पे जो फील्ड बनता है वो 2kp/x³ का होता है। क्या सर मेरे को नहीं समझ में आ रहा है ये सब। मेरे पास एक डाइपोल था p, उसको मैंने रिजॉल्व करके दो डाइपोल बना दिया, एक p cos थीटा x के अलोंग और एक p sin थीटा x के परपेंडिकुलर। अब जो x के अलोंग वाला कंपोनेंट है उसके लिए पॉइंट p जो है वो एक्सियल पोजीशन हो गया है। अब अगर कभी भी अपने को एक्सियल पोजीशन पे फील्ड कैलकुलेट करना है तो एक्सियल पोजीशन पे फील्ड का वैल्यू होता है 2kp/r³ या 2kp/x³, ऐसे कुछ होता है। तो 2kp/x³ यहां पे रख सकते हैं और फील्ड का डायरेक्शन मैंने ऊपर ऐसे उस तरफ दिखा दिया। बात समझ में आ रहा है। अब p का मतलब यहां पे क्या था, p cos थीटा। यहां पे जो डाइपोल है p cos थीटा है ना, जनरल फॉर्मूला है 2kp/x³। अब p का मतलब यहां पे p cos थीटा था, तो 2kp cos θ/x³। उसी तरह ये जो p sin थीटा है, ये p sin थीटा के लिए पॉइंट p क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन हो गया क्या। इक्वेटोरियल पोजीशन में जो फील्ड बनता है वो kp/x³ होता है और उसका डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के जस्ट ऑपोजिट होता है। क्या माइनस साइन एक आया था वहां पे, तो अगर ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है तो उसके कारण जो फील्ड होगा वो इधर चला जाएगा। क्या तो इसको अपन क्या लिखेंगे, kp sin θ/x³। सर मेरे को ना कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है सर, पता नहीं आप क्या कर रहे हो सर, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। मैंने क्या कर दिया, डाइपोल था मेरे पास, मैंने डाइपोल को रिजॉल्व करके दो नए डाइपोल बना दिए। ऐसा क्यों बनाया गया, क्योंकि p cos θ के लिए पॉइंट p एक्सियल पोजीशन हो जाएगा और p sin θ के लिए पॉइंट p इक्वेटोरियल पोजीशन हो जाएगा। अब एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन दोनों में ही हमें फील्ड कैलकुलेट करना आता है। अगर दोनों में ही हमें फील्ड कैलकुलेट करना आता है तो हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट p पर नेट फील्ड कैलकुलेट करेंगे। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे पॉइंट p पर नेट फील्ड, अगर आप ध्यान से देखोगे तो पॉइंट p पर एक फील्ड इस तरफ है, एक फील्ड इस तरफ है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही नेट फील्ड होगा। क्या हाँ या ना। और ये आपस में परपेंडिकुलर है। क्या ये वाला और ये वाला अगर आपस में परपेंडिकुलर थे तो 2kp cos θ/x³ और ये kp sin θ/x³, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है तो नेट फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा E net एट पॉइंट P, जब दो वेक्टर्स पता होता है जो 90 डिग्री पर होते हैं तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए रूट ओवर पहले वाले मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सिंपलीफाई करने से जो भी आता है वो आंसर होता है। क्या तो E net एट पॉइंट P को मैं क्या लिख दूंगा, रूट ओवर ऑफ 2kp cos θ/x³ का होल स्क्वायर प्लस kp sin θ होल स्क्वायर, इधर x³ भी है, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब इसको आसान बनाना है, आसान बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, 2kpx³ 2kpx³ दोनों से बाहर निकाल सकते हैं। क्या तो अगर आप बाहर निकालोगे ना तो जब ये स्क्वायर, इसको यहां से बाहर निकालो तो स्क्वायर बन जाएगा, रूट से बाहर निकालो तो वापस राइट टर्म आ जाएगा। क्या तो मैंने इसको बाहर निकाल के ऐसा लिख दिया 2kp/x³ 2kp/x³ मैंने बाहर निकाल दिया। तो रूट के अंदर क्या क्या बच रहा है, एक तो बचता है cos स्क्वायर थीटा 4 के साथ, 2 का स्क्वायर 4, 4 का cos स्क्वायर थीटा और एक बचा है यहां पर sin स्क्वायर थीटा। इसका मतलब E net एट पॉइंट P जो है वो हो जाएगा 2 नहीं बाहर निकाला मैंने, 2 कहां बाहर निकाला, इसका मतलब हो जाएगा kp/x³ 4 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। अब यही आपको फॉर्मूला है जो मैं बोल रहा हूं कि आपको याद कर लेना है। किसी भी जनरल पोजीशन पर, किसी भी जनरल पोजीशन पर फील्ड का वैल्यू आपको क्या याद कर लेना है, kp/x³ रूट ओवर ऑफ 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। अब बोलो कि सर ये फॉर्मूला याद करने से क्या फायदा होगा, हमने दो अलग अलग पोजीशन देखा था ना। सबसे पहला क्वेश्चन हमने देखा था एक्सियल पोजीशन, मान लो मैं बोल रहा हूं तुमको एक्सियल पोजीशन पे फील्ड कैलकुलेट करना है। एक्सियल पोजीशन पे फील्ड कैलकुलेट करने के लिए थीटा को 0 रखना पड़ता। क्या थीटा 0 रख दो वहां पर, जैसे ही थीटा 0 रखोगे cos 0 का वैल्यू 1 हो गया, 1 + 3 4 रूट ओवर 4 2 हो गया। क्या 2kp/x³ आ जाएगा। सर नहीं आया समझ में, यहां पर थीटा 0 रखने का मतलब वो एक्सियल पोजीशन पे आ गया। क्या ये थीटा 0 रखने का मतलब तुमने घुमा के उसको यहां पे ला दिया तो वो एक्सियल पोजीशन हो गया।
एक्सियल क्वेश्चन में फील्ड का वैल्यू कितना आया था 2 kp अपॉन x क्यूब आया था। ध्यान से देखो 1 + 3 cos थीटा, cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 + 3 हो गया 4, √4 is 2, तो 2 kp अपॉन x क्यूब हो गया क्या। और एक बार चेक कर लेते हैं, थीटा अगर 90 रख देते, थीटा घुमा के अगर 90 रख देंगे तो इक्विटोरियल क्वेश्चन पे आ जाएंगे क्या। थीटा 90 रख दो, cos 90 कितना होता है 0, cos 90 0 मतलब ये पूरा खत्म, तो √1 का मतलब 1 हो गया, तो kp अपॉन x क्यूब हो जाएगा क्या। तो अगर तुमको ये फॉर्मूला याद है जनरल पॉइंट का, तो तुम बाकी सारे फॉर्मूलाज नहीं भी याद रखोगे तभी तुम्हारा काम बन जाएगा क्या। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्शन निकालना भी यहाँ पे बहुत ही शानदार है। अब डायरेक्शन के लिए क्या करो, ऊपर वाला डायग्राम देखो, डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं, हम जो फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकालना आना चाहिए। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तो फिर भी चलो √a² + b² + 2ab cos थीटा का फॉर्मूला यूज करके मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। डायरेक्शन के लिए एंगल फाइंड आउट करते हैं क्या, रेफरेंस से एंगल फाइंड आउट करते हैं। अब देखो कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। अच्छा, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा ना, ये अगर मैंने एक्स एक्सिस बना दिया यहाँ पे तो ये एंगल भी थीटा हो गया। मैं इस वाले एंगल को, ये जो एंगल है यहाँ पर, ये जो एंगल है इसको मान लेते हैं अगर अल्फा। कौन सा एंगल, रिजल्टेंट और kp cos थीटा, 2 kp cos थीटा और रिजल्टेंट के एंगल को अगर मैं अल्फा मान लूं, तो ये जो ट्राइंगल है ना यहां पर, ये जो ट्राइंगल है इसमें अगर मैं tan अल्फा लिखना चाहूं, ध्यान से देखना, तो tan अल्फा इक्वल्स टू, tan अल्फा का मतलब होता है अल्फा का परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय अल्फा का बेस। तो अल्फा का परपेंडिकुलर kp sin थीटा अपॉन x क्यूब है क्या, अल्फा का परपेंडिकुलर है kp sin थीटा अपॉन x क्यूब, और अल्फा का बेस क्या है 2kp cos थीटा अपॉन x क्यूब। कैंसिल होगा kp x क्यूब, तो tan अल्फा का जो वैल्यू है वो sin थीटा डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है क्या, सॉरी sin थीटा और cos थीटा दिए, sin थीटा cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं, tan थीटा डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है क्या। अब इस वाले इक्वेशन से मुझे अल्फा मिल जाएगा ना, इस वाले इक्वेशन से मैं अल्फा क्या लिख सकता हूं, अल्फा इक्वल्स हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा डिवाइडेड बाय 2। देखो मेडिकल वाले बच्चों के लिए डायरेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन जेई वाले बच्चों के लिए डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे अल्फा निकालना है यहां से, तो tan इनवर्स tan थीटा बाय 2 लिख सकते हैं। अब एंगल कैसे बताएंगे, ये थीटा मुझे पता है, वैसे भी ये थीटा पता है और ये अल्फा मैंने निकाल दिया, तो रेफरेंस लाइन एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे रिजल्टेंट है ये बता सकते हैं क्या, तो हमें डायरेक्शन भी मिल गया। नहीं आया ना समझ में, देखो डेरिवेशन थोड़ा मुश्किल है, डेरिवेशन मुश्किल अगर है भी ना, तभी जेई वाले बच्चों को मैं बोलूंगा आपको शायद याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको ना इस तरह का कंसेप्ट आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे ना तो आपको दिखेगा कि ऐसे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, इसलिए आप दोनों याद रखना। मैंने क्या किया, इन जनरल क्वेश्चन पे मुझे फील्ड कैलकुलेट करना था, जनरल पोजीशन पर फील्ड कैलकुलेट करना था, तो हमने क्या कर दिया, डाइपोल को रिजॉल्व कर दिया। अब डाइपोल को रिजॉल्व करते ही मुझे क्या मिलने लग गया, एक डाइपोल के लिए मुझे पॉइंट P इक्विटोरियल क्वेश्चन मिलने लग गया, और दूसरे डाइपोल के लिए मुझे वो एक्सियल क्वेश्चन मिलने लग गया। दोनों के लिए मैंने अलग से फील्ड कैलकुलेट कर लिया, फिर दोनों का रिजल्टेंट कैलकुलेट किया। रिजल्टेंट कैलकुलेट किया तो कुछ इस तरह का वैल्यू आ रहा था, E net at point P कितना आ रहा है, kp x cube √1 + 3 cos थीटा। ये फॉर्मूला याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, आप किसी भी बैच के हो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। एक और चीज मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, इसमें अगर मैं बोलूं कि मान लो ये डाइपोल है, ध्यान से सुनना, ये डाइपोल है और यहां पर मैं फील्ड कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है, कुछ x दूरी पर। अगर x दूरी पर मैं यहां नहीं जाके यहां पे जाऊं तभी फील्ड का स्ट्रेंथ यही होता है क्या, हाँ या ना। अगर x दूरी पर यहां पर मान लो फील्ड है E, तो x दूरी इस तरफ भी फील्ड E होता क्या, x दूरी इस तरफ भी E होता, मतलब ये पूरा जो 3 डायमेंशन में अगर आप सोचोगे, पूरा 3 डायमेंशन में अगर सोचोगे तो x दूरी यहां चले जाओ, यहां चले जाओ, यहां चले जाओ, सेम थीटा एंगल पर,
तो वो जो सेम थीटा एंगल है, सेम थीटा एंगल पर जब आप इस तरह से घूमोगे तो आपको क्या मिलेगा, हर पॉइंट पे वो जो सर्कल बनेगा, उस सर्कल के हर पॉइंट का फील्ड क्या वाली सेम होने वाला है। क्या बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये डाइपोल है। अब ये सिलेंड्रिकल सिमेट्री हो सकती है क्या? ये जो सिलेंडर होगा, सिलेंडर के जो अलग अलग सर्कल्स बनते जाएंगे, जैसे अगर मैं सिलेंडर को काटना स्टार्ट हो, चूड़ियां बनती जाएंगी ना, वो जो अलग अलग चूड़ियां बनती जाएंगी तो सारे चूड़ियों में जो फील्ड का वैल्यू होगा वो सारे चूड़ियों के लिए सेम होगा क्या 3 डायमेंशन में? बात समझ में आ रहा है? ये हो गया इन जनरल, डायरेक्शन बता दिया मैंने फील्ड कैलकुलेशन करना बताया है। पोटेंशियल खुद से ट्राई करोगे क्या? बिल्कुल जैसा मैंने फील्ड डिराइव कराया ना वैसा पोटेंशियल डिराइव करना कोशिश करना, देखता हूं कितने लोग करते हैं। इक्वेटोरियल पोजीशन पर पोटेंशियल कैलकुलेट करो, एक्सियल पोजीशन पर पोटेंशियल कैलकुलेट करो और जनरल पोजीशन पे पोटेंशियल कैलकुलेट करो। मैंने फील्ड के लिए बताया, तुम पोटेंशियल के खुद से डेरिवेशन करना। देखते हैं कितने लोग करते हैं, नहीं करेंगे तो फिर मेरे को करना पड़ेगा। तो आज इतना ही कर देते हैं। देखो आज के लेक्चर में अगर तुम सोचो ना तो डेरिवेशन में ही टाइम निकल गया, सिंस वो स्कूल कॉलेज के एग्जाम में आता है, इसमें मैंने डेरिवेशन पे टाइम दिया, नहीं तो मैं फॉर्मूला बता के भी आगे निकल सकता था। तो डेरिवेशन में अगर मैंने टाइम दिया है तो तुम खुद से डिराइव करके देखना। ऐसा ये मत सोचना कि ये तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, बहुत ही आसान, मेरे को तो आता है भाई, मैंने तो 1000 क्वेश्चन लगा दिए सुपरपोजिशन के, मेरे को आता है, ऐसा मत सोचना। डिराइव करके देखना। जनरल क्वेश्चन का जो रिजल्ट है वो एटलीस्ट याद रखना हमेशा। इतना ही कर देते हैं आज।